नमस्कार बच्चों। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि समय एक निरंतर बहता प्रवाह है। इसको रोकना संभव नहीं, बांधना संभव नहीं, लेकिन फिर भी एक वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से ये अनिवार्य हो जाता है कि हम साहित्य को कालखंड में बांधें, एक मर्यादित काल सीमा में बांधकर उसकी तर्क संगत विवेचना करें। तो जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की, इसके सर्वप्रथम जो प्रारंभिक संकेत है वो डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद एक बहुत ही बृहदाकार संग्रह है और इसमें काल विभाजन दो प्रकार से किया गया। पहला समय या काल के प्रवाह के आधार पर और दूसरा विशिष्ट साहित्यकारों के नाम पर काल विशेष का नामकरण किया गया तथा वे विशेष कृतियां जो एक समान हैं उन्हें उस काल विशेष में जोड़ दिया गया। तो उक्त तर्क के आधार पर जो कालक्रम उपलब्ध होता है उसे भी हम पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें भी विसंगतियां दिखाई देती है। काल विभाजन का सर्वाधिक मान्य और परिष्कृत आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें हमें दिखाई देता है। शुक्ल जी ने विभाजन का आधार जनता की चित्तवृत्ति को बनाया है। उन्होंने लिखा भी है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन का संचित प्रतिबिंब होता है, तब निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस तरह से शुक्ल जी का जो ये कथन है वो जनता की प्रवृत्तियों और रुचियों की ओर इंगित करता है। आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले वीरगाथा काल, जिसका समय उन्होंने दिया है संवत 1050 से 1375। दूसरा भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और चौथा 1900 से 1984, जिसे आधुनिक काल का नाम दिया गया। तो इस तरह से समझने की दृष्टि से, वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से साहित्य के इतिहास को कुछ कालखंडों में विभक्त किया गया। आचार्य शुक्ल का जो ये ऐतिहासिक काल विभाजन है उसे कतिपय परिवर्तनों के साथ में बाद के सभी इतिहासकारों ने इसे ग्रहण किया है। हालांकि गणपति चंद्र गुप्त जैसे साहित्यकारों ने, समीक्षकों ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में एक नए आधार पर काल विभाजन किया है। तो बच्चों, साहित्य के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण काल विभाजन है उतना ही महत्व इतिहास के नामकरण का भी है। किसी भी समय विशेष या काल विशेष में लिखे गए साहित्य को किस नाम से संबोधित किया जाए, इस संबंध में भी साहित्य के इतिहासकार और आलोचक एकमत नहीं हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक काल के विवेचन के साथ
उसके प्रचलित नामकरण के आधारों की भी चर्चा की जाए। बच्चों, सुविधा की दृष्टि से हम किसी भी प्रवृत्ति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी काल का नामकरण करते हैं, जैसे हम लोगों का नाम होता है पहचान की दृष्टि से, तो उसी तरह से सुविधा की दृष्टि से हम एक समय को भी नाम देते हैं। तो यदि हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की, तो जो सर्व प्रचलित नामकरण है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले संवत 1050 से 1375 ईस्वी, जिसे आदिकाल नाम दिया गया। इतिहास में आदिकाल को ही वीरगाथा काल या प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत सारी वीरगाथाएं लिखी गई थी, इसीलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल भी माना जाता है। और इसके साथ ही प्रारंभिक काल, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत है, तो इसीलिए इसे प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया, क्योंकि उस समय राजे महाराजाओं का वंदन किया जाता था कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस आलोचना काल को प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल नाम को स्वीकार करते हुए भी वीरगाथाओं की प्रचुरता के कारण इसे वीरगाथा काल नाम दिया। विद्वानों के अनुसार शुक्ल जी ने लगभग 900 वर्षों का साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में समेटा है। शुक्ल जी ने अपने नामकरण में जिन 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखा, उसमें सबसे पहली है कि वीरगाथाओं से युक्त ग्रंथों की प्रचुरता हमें इस काल में दिखाई देती है। दूसरा, जैन आचार्यों द्वारा रचित प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक साहित्य कहकर शुक्ल जी ने साहित्यिक परिधि से अलग कर दिया था, और इसी तरह से नाथों और सिद्धों की रचनाओं को भी उन्होंने साहित्य से वंचित कर दिया था। इस तर्क के आधार पर भी शुक्ल जी ने इस प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने वाली अपभ्रंश भाषा की जो 4 रचनाएं थी और देशी भाषा की जो 8 पुस्तकें थीं, उनका उल्लेख किया है अपने साहित्य इतिहास में। वो है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और इसके साथ ही देशी भाषा की जो 8 रचनाएं हैं वो ये है खुम्मान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इसके बाद पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति इस काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपर्युक्त काल को बीज वपन काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अंतर विरोधों का साहित्य मानते हुए भी इस काल को आदिकाल नाम दिया। उनका मानना है कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न या काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। आदिकाल के काल विभाजन के निर्धारण में सबसे जो बाधक तत्व है वो है इसकी भाषा। आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास, अपभ्रंश एवं देशी भाषा को हिंदी मान लिया। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शती के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, और भाषाविज्ञ सुनीति कुमार ने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का विकास
चूँकि लौकिक अपभ्रंश से माना, इसलिए उन्होंने 13वीं शताब्दी से इस साहित्य के प्रारंभ को स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर के आदिकाल के साहित्य का जो सीमा निर्धारण है वो मुख्यतः ग्राम्य और परिनिष्ठित अपभ्रंश से करना पड़ेगा, और कुछ विशेष प्रवृत्तियों और भाषा संरचना के आधार पर यह जो काल विभाजन है और नामकरण है, यही अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर देता है। तो इस तरह से साहित्य में आदिकाल और वीरगाथा काल दोनों ही नाम प्रचलित हैं। तो इस तरह बच्चों, आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के साथ साथ आदिकाल के नामकरण की चर्चा की कि किस तरह से प्रवृत्तियों के आधार पर, काल के आधार पर, रचनाओं के आधार पर साहित्य समीक्षकों ने, इतिहासकारों ने इस काल को अलग अलग नामों से अभिहित किया है। आगे के जो काल हैं उस पर हम अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।